अपोलो प्रोग्राम के टाइम कुछ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो ऐसे रिजल्ट देते हैं मानो हमारी तरह ही स्पेस में कोई और भी है, या फिर वो सब साइंस फिक्शन था जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, जिन कारणों से शायद आज अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही हुआ था जिसका अब कोई भी प्रूफ नहीं है। नासा ने कुछ ऐसी चीजों को डिस्कवर किया था जो काफी डिस्टर्बिंग थी। यूएस स्पेस मिशन के टाइम एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में 3-4 ऑब्जेक्ट को मून पर देखा था, जो मून पर नासा के एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेसशिप से देख रहे थे कि वे लोग चांद पर कैसे गए थे। अपोलो 12 मिशन का एंड ह्यूमैनिटी के फर्स्ट स्पेसशिप क्रैश से होता है और उस क्रैश से चांद पर भी काफी इम्पैक्ट पड़े जिस जगह वो क्रैश हुआ था। जो साइंटिस्ट उस इम्पैक्ट को मॉनिटर कर रहे थे उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है, जो आप तभी समझ पाएंगे जब आप चांद की सरफेस के नीचे देख सकेंगे, जो आपको चांद के हर एक सीक्रेट से रूबरू करवाएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी मून से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उनको भी जरूर देखना। आज हम बात करेंगे अपोलो 12 मिशन के बारे में, जिसके बारे में शायद ही यूट्यूब पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मून क्रैश। अपोलो 12 के लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलते वक्त एस्ट्रोनॉट पीट कॉनराड और एलन बीन वर्ल्ड के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ह्यूमंस थे जिन्होंने किसी और वर्ल्ड में अपने पैर रखे थे। और जिस मिशन पर ये दोनों गए थे उस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो चांद के जियोलॉजिकल बनावट को रिवील करना था। अपोलो 12 स्पेसक्राफ्ट के क्रैशिंग पार्ट चांद के क्रस्ट को वाइब्रेट करने के लिए काफी थे, जो एक्सप्लेन कर सकते थे कि चांद की सरफेस कैसे वाइब्रेट करती है और चांद के सेंटर में क्या मौजूद है। ये एक्सपेरिमेंट सिस्मोमीटर के इंस्टॉलेशन से स्टार्ट होता है, जो एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है जो किसी भी सरफेस पर होने वाले मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट थिंग जो ये डिवाइस चांद पर रिकॉर्ड करता है वो उन दोनों एस्ट्रोनॉट के कदमों की मूवमेंट थी। इसका मतलब ये डिवाइस जिस एक्सपेरिमेंट के लिए चांद पर लगाया गया था वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा था, इसलिए इस डिवाइस को अगले 30 से 60 मिनट के लिए होल्ड पर रखा गया और उस दौरान वो एस्ट्रोनॉट अपने दूसरों कामों पर फोकस कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट तब शुरू होता है जब कमांड मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में आते ही बहुत शोर करता है, जो कमांड सर्विस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ होता है, जो सभी पर्सनल और मटेरियल को कमांड मॉड्यूल में ट्रांसफर करता था, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट ह्यूस्टन के टेक्नीशियन के लिए एक मिसाइल से कम नहीं था, जो उस मॉड्यूल को चांद की सरफेस पर अपोलो 12 की लैंडिंग साइट से 40 से 50 माइल दूर लैंड करवाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3800 माइल्स पर आवर की स्पीड से चांद की सरफेस पर तेज शोर के साथ लैंड करता है, जिसके रिजल्ट को सिस्मिक सेंसर ने रिकॉर्ड किया और नासा साइंटिस्ट को बहुत बड़ा शॉक लगा। जब उन साइंटिस्ट ने उन सेंसर के रिकॉर्ड को देखा तो उन्होंने पाया कि चांद की सरफेस एक बेल की तरह रिंग कर रहा था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 30 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा और साइंटिस्ट इस रिजल्ट को रिव्यू करते रहे। फिर जाकर सिस्मिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को पब्लिक के सामने पब्लिश किया गया। चांद का ये भूकंप अगले 25 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, जिसने नए क्वेश्चन को जन्म दिया और साइंटिस्ट ये जानने को उत्सुक हो गए कि पृथ्वी के भूकंप और चांद के इस भूकंप में क्या बड़ा डिफरेंस है। अर्थक्वेक केवल कुछ ही मिनट के लिए होता है, वहीं ये मून क्वेक कई घंटों मौजूद रहा। चांद के वाइब्रेशन पर नासा के साइंटिस्ट का कहना था कि ये वाइब्रेशन चांद के लो वाटर लेवल के कारण हुआ है। वहीं अर्थ पर 70% वाटर और 30% सरफेस मौजूद है, यानी मैक्सिमम सरफेस को पानी ने कवर किया हुआ है। लेकिन हमारे प्लेनेट के डीप इनसाइड यानी अर्थ के मेंटल में भी काफी पानी मौजूद है। 70% वाटर के कारण ही जब भी अर्थ पर हम अर्थ को एक फील करते हैं तो ये पानी के कारण ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारे प्लेनेट अर्थ पर अर्थ को एक इम्पैक्ट कम पड़ते हैं, क्योंकि वो पानी अर्थक्वेक के लिए शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। इसलिए वो खोखला चांद जो फिल्मों में दिखाया जाता है अभी के लिए सिर्फ साइंस फिक्शन बन के ही रह जाता है। नासा के जियोलॉजिकल रिसर्च डिस्टेंट वर्ल्ड स्पेस सीक्रेट को सोल्व करने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कई डिस्कवरीज हमारे प्लेनेट होम के पास ही मिली हैं। जब नासा स्पेस के एज तक एक टेस्ट फ्लाइट करती है तो सभी इमेजिन करते हैं कि ये फ्लाइट एक स्लो जर्नी होगी। सुपरसोनिक शैडो। जुलाई 17, 1962 कोल्ड वॉर के टाइम दोनों सुपर पावर एयर और स्पेस में टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे, जिससे नासा के इंजीनियर लीड कर रहे थे। 1955 में नासा और यूएसए एयरफोर्स के साथ एक मिशन को अंजाम देते हैं जिसे वे X-15 कहते हैं, जो कि एक सुपरसोनिक प्लेन था जिसे पावर रॉकेट से मिलने वाली थी,
ये मिशन इसलिए किया गया था ताकि साइंटिस्ट अर्थ एटमॉस्फेयर तक किसी क्राफ्ट को हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड तक ले जा सकें, ताकि वे स्पेस में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग लिमिट को टेस्ट कर सकें, जो एंड में सक्सेसफुल भी रहा। मेजर रॉबर्ट वाइट X-15 प्रोग्राम के चीफ टेस्ट पायलट थे। वाइट ने पास्ट में फास्टेस्ट मैन फ्लाइट एवर के रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जो कि काफी अनुभवी पायलट हैं। फ्लाइट के शुरुआत में वाइट ने X-15 फ्लाइट को 4000 माइल पर आवर की स्पीड से उड़ाते हैं। उस समय वे B-52 मदरशिप के नीचे और ग्राउंड से 45,000 फीट ऊपर फ्लाई कर रहे थे। फ्लाइट के टाइम इंजन 82 सेकंड्स तक जलते रहे और वाइट को 3800 माइल पर आवर की स्पीड एक्सीलरेट करते रहे और रॉबर्ट वाइट अर्थ से 60 माइल ऊपर फ्लाई करने लगे। इतनी हाइट पर फ्लाइंग करने से रॉबर्ट वे पहले इंसान बने जो इतनी हाइट पर कोई प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के टाइम वाइट ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया कि उन्हें कई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही अलग था। उन्होंने एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को अपने कॉकपिट विंडो के बाहर उड़ता देखा। वे जो कुछ भी देख रहे थे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाइट के साथ ही उड़ रहा था, जो ऐसी जगह था जो किसी को भी सरप्राइज कर सकता था। वो जो कुछ भी था रॉबर्ट से कितनी दूर था और वह कितना बड़ा था, और सबसे बड़ा क्वेश्चन वो इतनी फास्ट स्पीड से रॉबर्ट के प्लेन के साथ कैसे उड़ रहा था। इससे पहले वाइट अपने एक एयरक्राफ्ट को अर्थ की ओर नीचे लाने लगे, वो चीज उनकी फ्लाइट के साथ साथ काफी टाइम तक उड़ती रही। जब रॉबर्ट अर्थ पर वापस आए तो उन्होंने जो कुछ फ्लाइट टाइम में देखा था वो सभी चीजें इंजीनियर्स को डीब्रीफ में बताई, और जितनी बार भी वाइट ने ये सभी बातें बताई उनकी बातें सेम रही। वो चीज जो कुछ भी थी साइज में छोटी थी, जो 30-40 फीट ऊपर उनकी फ्लाइट के साथ उड़ रही थी। ये सभी बातें सुनने में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है और ये इमेजिन करना और मुश्किल है कि वो चीज रॉकेट प्लेन की स्पीड से कैसे उड़ रही थी। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस चीज को प्लेन पर लगाए गए कैमरों ने ही रिकॉर्ड किया था, जो फुटेज मिस्टीरियसली गायब भी हो गई थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि उस प्लेन पर हर तरह कई कैमरे लगाए गए थे ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की हर चीज को अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो फुटेज कैसे गायब हो गई होगी? क्या उस फुटेज में कुछ ऐसा था जिसके बारे में हमें नहीं पता चलना चाहिए था? उस फुटेज के बिना केवल वाइट की टेस्टिमोनी ही एक क्लियर एविडेंस है जो उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। आइडिया लगाया गया कि वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट सैटेलाइट या फिर किसी स्पेस क्राफ्ट का पार्ट था, जिसे हम मैन मेड स्पेस जंक के नाम से भी जानते हैं। स्पेस में इतनी ज्यादा हाइट पर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। नासा ऑफिशियल उस चीज को X-15 के एक्सपेरिमेंटल प्रपोल्यूशन सिस्टम का बाई प्रोडक्ट मानते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड नाइट्रोजन के यूज से जब वो प्लेन एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो लिक्विड नाइट्रोजन के आइस क्रिस्टल्स और आइस फ्लेक्स एयरक्राफ्ट के बाहर बनने लगे, और जैसे जैसे एयरक्राफ्ट मूव कर रहा था वो आइस क्रिस्टल एयरक्राफ्ट से अलग हो रहे थे, क्योंकि लोअर हाइट पर ट्रेवलिंग के टाइम इंस्टेंट हीट होती है, इसलिए उस समय वे आइस क्रिस्टल बनने की जगह मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर ऐसा नहीं होता। हालांकि नासा के इस स्टेटमेंट पर वाइट ने कुछ नहीं कहा और वो सोच रहे थे कि एटमॉस्फेयर में उनके साथ क्या हुआ था। वाइट के साथ कई लोग नासा के स्टेटमेंट से खुश नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि लोगों से कुछ ना कुछ जरूर हाइड किया गया है। पेंसिल्वेनिया में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रैश होता है जो पिट्सबर्ग से 30 माइल दूर लैंड करता है। इस चीज को गिरते हुए भी कई लोगों ने देखा था और सभी के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि वो चीज क्या है और कहां से आई है। और जैसे ही सबको पता चलता है कि वो चीज नासा से जुड़ी है तो इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को लेकर साइलेंस नोटिस की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।